हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे। IIT, JEE, नीट, NTSC ओलंपियाड, आपको जो भी आपको तैयारी करनी है बिना पैसे की चिंता किए और घर बैठे आराम से बेस्ट टीचर्स के साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। जैसे कि कक्षा 11वीं संस्कृत कोर में भास्वती पुस्तक में हमारा जो 10वां पाठ है यद भूत हितम तत्सत्यम, उसका पाठ तो हमने पूरा पढ़ा दिया है। 3 भागों में अनुवाद बनाया है, वो पाठ पूरा करवा दिया। अच्छा, पाठ को के साथ में हमने देखिए पाठ को केवल अनुवाद ही नहीं करवाते हैं, उसमें आए हुए हर एक शब्द का परिचय, धातु का परिचय, प्रत्यय का परिचय, समास, ये सारी चीज़ें हम साथ में बताते जाते हैं और तब उसका अनुवाद हम आपको करवाते हैं। ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम NCERT सॉल्यूशन यानी अभ्यास पर। अभ्यास यानी जो आपकी पुस्तक में प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं पाठ से संबंधित, उनको हम हल करवा देते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा देयानी। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर को संस्कृत भाषा के द्वारा आपको देना है। ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, अस्याह कथायाह यानी इस कथा का, कथा में याह लगा है, काकी की का अर्थ बनेगा कथा का, किसका, इस। ठीक है। इदम शब्द षष्ठी का क्यों बना, क्योंकि कथायाह के साथ में लगा हुआ, तो जो संज्ञा के साथ में लगा हुआ शब्द होता है वो भी उसका सर्वनाम उसी विभक्ति का बन जाता है। यानी अस्याह कथायाह, इस कथा के लेखकः कः अस्ति, लेखक कौन है। तो उत्तर लिखने का तरीका वही है कि प्रश्न पढ़िए, उसमें से प्रश्नवाचक शब्द को उठाइए, उसमें जो विभक्ति लगी हो वही उसके उत्तर में लगा दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा, चाहे वो एक पद की बात हो चाहे पूर्ण वाक्य की बात हो। ठीक है। क्योंकि मूल प्रश्न का उत्तर जो होता है वो उसी विभक्ति में आना चाहिए। ठीक है। तो कहते हैं इस कथा के लेखक कह अस्ति, कह हमारा कहाँ आता है भाई, पुरलिंग के रूपों में। किम के जो शब्द रूप है उनकी बात कर रहे हैं। किम के शब्द रूपों में जब पुरलिंग के रूप बनाए जाते हैं तो प्रथमा का एक वचन। इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि जो उत्तर आने वाला है वो पुरलिंग का होगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन का होगा। तो इस कथा के लेखक कौन है, केशव चंद्र दास। तो हम केशव चंद्र दास लिखना है तो हम कहेंगे केशव चंद्र दास, प्रथमा विभक्ति लगा दी, क्योंकि केशव चंद्र दास जो है अकारांत शब्द बन रहा है। केशव चंद्र भी अकारांत है, दास भी अकारांत है, दोनों में ही अकारांत यानी बालक जैसी रूप बना देंगे तो बालक का प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है बालकः, तो केशव चंद्र बन गया केशव चंद्र दासः। ठीक है। चलिए, इस प्रकार से ये हो जाता है आपका पहला प्रश्न। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर। लिखा हुआ है पुष्करिण्याः नाम किम आसीत्। पुष्करिण्याः, पुष्करिणी यानी बावड़ी, और उसमें भाई याह लगा हुआ है। ईकारांत शब्द में याह कब लग जाता है, षष्ठी के एक वचन में। अर्थ निकला पुष्करिणी का नाम किम आसीत, किम को अलग कीजिए, माँ हलंत कीजिए तो यहाँ से आसीत शब्द निकल कर आ जाएगा सामने। ठीक है। क्या था, पुष्करिणी का नाम क्या था। तो अब हम यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि नाम कभी भी लिखा हुआ हो, नाम हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही आता है। प्रथमा विभक्ति कर्ता के साथ में, कर्तरी प्रथमा तो होता ही है, यानी जो काम करने वाला होगा उसको प्रथमा विभक्ति में दिखाया जाएगा, लिखा जाएगा। ये तो सूत्र ने कह ही दिया है, लेकिन साथ साथ में नाम बताने के लिए भी, किसी के केवल नाम को बताना है तब भी प्रथमा का ही प्रयोग किया जाता है। तो पुष्करिण्याः नाम किम, तो किम को ही के स्थान पे हमें उत्तर लिखना है, तो आसीत हम अलग बाहर निकाल देंगे, क्योंकि किम का अर्थ क्या होता है, क्या। और भाई कभी कभी प्रश्न में भाई किम का अर्थ मूल क्या होता है, क्या और कौन। ठीक है। तो क्या और कौन के लिए किम का प्रयोग पुल्लिंग के लिए भी कर सकते हैं, स्त्रीलिंग के लिए भी कर सकते हैं, नपुंसकलिंग के लिए। हालांकि जब इसके रूप बनते हैं, क्योंकि ये मूल शब्द तो किम है, इसके जब रूप बनाए जाते हैं तो पुल्लिंग के लिए अलग बनाए जाते हैं, स्त्रीलिंग के लिए अलग बनते हैं और नपुंसकलिंग के लिए अलग बनते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमारी जो बावड़ी है वो दिखने को तो ईकारांत हो रही है, नपुंसकलिंग कैसी स्त्रीलिंग लग रही है, लेकिन है तो बावड़ी। तो इसको हमने क्या, इसके प्रश्न के लिए नपुंसकलिंग वाला किम का प्रयोग किया गया। ठीक है ना। तो अर्थ जैसे भाई पुल्लिंग में
के लिए क्या का अर्थ जो प्रथमा विभक्ति में बनता है वो क्या बनता है, कह, कऊ, के, यानी कौन, कौन दोनों और कौन सब, या किसने, किन दोनों ने, किन सब ने। स्त्रीलिंग के लिए वही बन जाता है का, के, काह, और वही नपुंसक लिंग के लिए बनता है प्रथमा विभक्ति में किम, के, कानी। ठीक है, तो इस प्रकार से किम जो हमें मिल रहा है प्रथमा विभक्ति का है। उत्तर हमें पता ही है कि प्रथमा विभक्ति में देना है, तो पद्मिनी इसका नाम था, हम किम के स्थान पे उसको लिख देंगे। आसित यहाँ से निकलकर अलग निकल आएगा। ठीक है, कहेंगे पुष्करिण्याः नाम पद्मिनी। अब आप कहेंगे नी में कोई परिवर्तन क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ईकारांत शब्द है और ईकारांत शब्द नदी के जैसे बनते हैं और नदी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब लिखा हुआ है, अब ये एक तरह का क्या हमारा पूर्ण वाक्य का उत्तर बन रहा है कि मुनई कई ही कारण, किस कारण से चिंतित आसीत, किस कारण से चिंतित थे, मुनि किस कारण से चिंतित थे। तो अब यहाँ पर हम पूरी बात बताएंगे, क्योंकि वो क्या चिंता कर रहे थे कि इस जो बावड़ी है इसके कीचड़ को नहीं निकाला जा रहा है और इसके दूषित जल को पीने से लोग बीमार हो रहे हैं, कैसे इनको रोका जाए, ये उनके मन की चिंता थी। तो इसको हमें पूर्ण वाक्य में लिखना पड़ेगा, तो हम कैसे लिखेंगे, मुनि ही चिंतितः आसीत, मुनि चिंतित थे यत्, तो कई कारण है, अब कारण ही तो हम लिख रहे हैं तो इसको हटा दिया। प्रश्न से लिखा हमने मुनि ही चिंतितः आसीत, मुनि चिंतित थे कि केन प्रकारेण, किस प्रकार से, जना बोधितव्या पुष्करिणीतः, पुष्करिणीतः पंकोद्धारः न भवति, कि किस प्रकार से लोगों को समझाया जाए, समझाया जाना चाहिए कि पुष्करिणी के पंख का उद्धार नहीं हो रहा है और प्रदूषितम जलम पीत्वा, प्रदूषित जल को पी करके जनाः रुग्णाः भवति, लोग बीमार हो रहे हैं, कथम इमे वारणीया, कैसे इनको रोका जाना चाहिए। मुनि चिंतितः आसीत् यत्, मुनि चिंतित थे कि केन प्रकारेण, किस प्रकार से, जनाः बोधितव्या, लोगों को समझाया जाना चाहिए, यहाँ पर पूर्ण विराम हो जाएगा, दूसरा वाक्य शुरू होगा, पुष्करिणीतः पंकोद्धारः न भवति, पुष्करिणी से पंख उद्धार नहीं हो रहा है, यानी कीचड़ को नहीं निकाला जा रहा है। प्रदूषितम जलम पीत्वा, प्रदूषित जल को पी करके जनाः रुग्णा भवन्ति, लोग रुग्ण हो रहे हैं, जन एक नहीं है बहुत सारे हैं, तो रुग्ण की जगह रुग्णाः हो गया, बहुवचन का रूप आ गया। कथम इमे, कैसे इन्हें वारणीयाः रोका जाए। ठीक है, ये इनकी चिंता का विषय था, तो उसको पूर्ण वाक्य में लिख दिया। अब लिखा है मुनि ही जनान किम अपृच्छत, मुनि ने लोगों को क्या पूछा, मुनि ने लोगों से क्या पूछा था कि क्यों इस बच्चे को मार रहे हो, यही तो आके लोगों से पूछा था। तो कहेंगे मुनि ही जनान अपृच्छत, अब किम को आप हटा देंगे, मुनि ही जनान अपृच्छत, और आप इस प्रकार से डैश लगा के लिख सकते हैं या यत भी लगा कर लिख सकते हैं कि मुनि ने जनों को पूछा कि, या मुनि जनान अपृच्छत, 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 और फिर डैश लगा के आप लिखेंगे किम अभवत, क्या हुआ, किमर्थम भवन्तः, क्यों आप सभी लोग, एनम ताड़यन्ति। अब एनम के साथ में अगर आप बालकम शब्द और लिख देंगे तो वैसे तो ये भाई हमारे जो वाक्य दिया हुआ था वहीं से आया हुआ है, पूरा शब्द लिया है, लेकिन इसके संग में आप बालकम लिख देंगे तो और पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि मुनि ने लोगों को पूछा कि किम अभवत, क्या हुआ, किमर्थम भवन्तः एनम बालकम ताड़यन्ति, क्यों आप सभी, किमर्थम भवन्तः, क्यों आप सभी, एनम इस बालक को, ताड़यन्ति मार रहे हैं, क्यों आप इसको पीट रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए, ये जो प्रश्न है इनके उत्तर आपसे कैसे पूछे जाते हैं, ऐसे तो अब पूछे नहीं जाते हैं कि सीधा आपको प्रश्न लिख दिया जाए उत्तर आ जाए। अब तो गद्यांश दे दिया जाता है, पद्यांश दे दिया जाता है, नाट्यांश दे दिया जाता है और उसकी पंक्तियाँ दे दी जाती है, एक पैराग्राफ कोई भी उठा के दे दिया जाता है और उससे जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं। तो उत्तर हमें वहीं से ही ढूंढना है, लेकिन हमें उत्तर ढूंढने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पता चल गया तो उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा। पाठ हमने ऐसे पढ़ा दिया है कि आप अब आंखें बंद करके भी पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको, पाठ पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। अब आगे लिखा है बालकः कृष्णः पुष्करिण्या विषय किम अकथयत्, बालक कृष्ण ने पुष्करिणी के विषय में क्या कहा,
क्या कहा था? तो हम कहेंगे कृष्ण अकथयत। अब ये इतने से सिंपल भी लिख सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पूरा वाक्य भी लिख सकते हैं कि बालकः कृष्णः पुष्करिण्या विषये अकथयत यत्। इसके बाद लिख दीजिए यत्, और आप लिख देंगे जले अस्मिन् एको महान मत्स्यः अस्ति। जले अस्मिन, इसके जल में एक महान मत्स्य है, एक मत्स्य है, एक महान मछली है, एक बड़ी मछली है। ठीक है, तो चाहे तो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा छोटा करके भी कर सकते हैं, कृष्ण अकथयत यत्, कृष्ण ने कहा कि, और नहीं तो पूरा वाक्य ऐसे बन जाएगा कि बालकः कृष्ण पुष्करिण्याः विषये अकथयत यत्, कि बालक कृष्ण ने पुष्करिणी के विषय में कहा कि जले अस्मिन् एको महान मत्स्यः अस्ति। ठीक है, अब लिखा हुआ है महामत्स्य संधानम कुत्र न प्राप्तम। अब ये कुत्र आ गया प्रश्नवाचक शब्द में, तो प्रश्नवाचक शब्द में अगर कुत्र आ जाए तो उसका हमें सप्तमी विभक्ति में उत्तर देना होता है। महान मछली का संधान कहाँ नहीं मिला, कहाँ नहीं प्राप्त हुआ? महान मछली का जो भी सुराग था, कोई भी मूल कोई भी कारण था, मिलने की कोई जगह है, संधान कहाँ प्राप्त नहीं हुआ? तो कुत्र के स्थान पर हमें सप्तमी का रूप लिखना है, तो कहाँ ढूंढ रहे थे वो? पुष्करिणी में, तो हमें कुत्र के स्थान पर पुष्करिणी लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो पुष्करिणी शब्द में सप्तमी लगानी पड़ेगी, तो वो हो जाएगा पुष्करिण्याम। ठीक है, तो ये हो जाएगा महामत्स्यस्य संधानम पुष्करिण्याम न प्राप्तम। ठीक है, और आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे, कुत्र के का वैसे तो हमेशा ही सप्तमी विभक्ति में मिल जाता है, लेकिन अगर कुत्र के बाद में कोई गम धातु से संबंधित कोई क्रिया लिखी होती है तो वही कुत्र के स्थान पर सप्तमी की जगह ना आके द्वितीय विभक्ति में उत्तर लिखा जाता है, क्योंकि गत्यर्थे द्वितीय सूत्र होता है, इसलिए कि गम के साथ में द्वितीय विभक्ति लगाई जाएगी जिस स्थान की बात हो रही होगी। वैसे स्थान आधार होता है, आधारो अधिकरणम, अधिकरणे सप्तमी। ठीक है ना, लेकिन फिर भी गत्यर्थे द्वितीय कह देती है कि नहीं सप्तमी नहीं लगाओ, द्वितीय लगाओ, केवल गम धातु के योग में। वास्तविकम सत्यम किम अस्ति, वास्तविक सत्य क्या है? वास्तविक सत्यम किम अस्ति, वास्तविक सत्य क्या है? तो आप कहेंगे सत्य कथनेन केवलम सत्यम न भवति। सत्य कथनेन, सत्य कथन ही केवल सत्य नहीं होता है। यत् कल्याणकरम वचनम तदपि सत्यम, जो कल्याणकारी वचन होता है वही सत्य होता है। इसमें आपको पूरा वाक्य में उत्तर देना पड़ेगा कि सत्य कथनेन केवलम, सत्य कथन केवल सत्यम न भवति, सत्य नहीं होता है, कि कल्याणकारी वचन भी तत् अपि, वह भी सत्य होता है। जो कल्याण करने वाला वचन होता है, जिससे प्राणियों का हित होता है, वह भी हमारा सत्य होता है। अगला प्रश्न है मातृभाषया भावार्थम लिखत। मातृभाषा के द्वारा आपको इसका भावार्थ लिखना है। ठीक है, भाव क्या बताया जा रहा है इसमें कि पुष्करणीतः भवति और ग्राम्य जनाः शिक्षितव्याः। अब इनको हमने वाक्यों को पूरा लिख दिया है यहाँ पे कि पुष्करणीतः भवति, तो इसका पूरा वाक्य क्या था कि पुष्करणीतः पंकोद्धारः न भवति। अपनी मातृभाषा में लिखना है, जो आपकी मातृभाषा हो। अभी भाई हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, हिंदी भाषी है, उत्तर प्रदेश वाले बच्चे भी हिंदी भाषी होते हैं, तो जो हिंदी भाषा में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिखें, बाकी और जो भी मातृभाषा में लिखना चाहते हैं उसमें लिखिए। भाई हम तो हिंदी संस्कृत को हिंदी हमारी अच्छी तरह से मातृभाषा, उसमें हम आपको समझा देते हैं, तो उसी में हम आपको अर्थ बता रहे हैं कि पुष्करणीतः पंकोद्धारः न भवति। पुष्करणी से या पुष्करणी से तह इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तह लगा है, इसीलिए हम से का अर्थ बोल रहे हैं, क्योंकि तह हमारा तसल प्रत्यय से आता है जो से का अर्थ जोड़ देता है कि पुष्करणी से पंकोद्धार नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे प्रस्तुत पंक्ति में जो मुनि है चिंतित है कि बावड़ी से कीचड़ कैसे निकाला जाए, क्योंकि प्रदूषित जल से लोग बीमार हो रहे हैं, इसलिए मुनि बावड़ी की साफ सफाई को लेकर चिंतित हैं। ठीक है, मुनि चिंतित है कि पुष्करिणी से पंख का उद्धार नहीं हो रहा है, कीचड़ नहीं निकाला जा रहा है और इस दूषित जल को पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसा सोच करके मुनि अत्यंत चिंतित हो रहे हैं। आप देखिए, केवल एक पंक्ति का अर्थ तो शब्दों से तो हमने बता ही दिया, अब आपको इसको ऐसे जैसे बड़ा चढ़ा के लिखना है वैसे लिख सकते हैं। लिखा है ग्राम्य जनाः शिक्षितव्याः।
अब यहाँ पे का पूरा हमने पहले पंक्ति लिख दी है कि ग्राम्य जनाः यानी गांव के लोग जल शोधनार्थम जल के शोधन के अर्थ में अवश्यम शिक्षितव्याः यानी जल शोधन के लिए अवश्य शिक्षित होना चाहिए। गांव के लोगों का अब क्या होना चाहिए, गांव के लोग जल शोधन के लिए अवश्य शिक्षितव्याः अवश्य ही शिक्षित होने चाहिए, मतलब उन्हें अब शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जल की साफ सफाई नहीं हो रही है, पंकोद्धारा न भवति जनाः रोगिणा भवन्ति, लोग बीमार हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब कृष्णा से पूछा कि बताओ तुम इसको देख के क्या कहोगे, तो उसने कहा कि मैं ये कहूँगा कि इस बावड़ी में बड़ी मछली है। तो ऐसा सुन करके मुनि के मन में भाव आया कि अब गांव के लोगों को जल की सफाई करने के लिए अवश्य शिक्षित करना चाहिए। तो यहीं पर वही भाव लिखा हुआ है कि बावड़ी की साफ सफाई के विषय में समझाने के लिए मुनि सोचते हैं कि बालक के झूठ का लाभ लोगों को समझाने के लिए लिया जा सकता है, अतः इस अवसर पर गांव के लोगों को अवश्य समझाना चाहिए। किसके लिए, जल शुद्धि के लिए, बावड़ी के जल की शुद्धि के लिए अवश्य समझाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है मातृभाषा या आशयम स्पष्टीकृत। अब मातृभाषा से आशय का स्पष्ट करना है आपको, तो वही हमने अभी जैसे कि पाठ में समझाया था कि सत्यस्य वचनम श्रेयः, सत्य का वचन क्या होता है, श्रेयकर होता है, श्रेष्ठ होता है। सत्यात अपि हितम भवेत्, यहाँ पे देखिए सत्यात लिखा है, सत्य से, सत्यात अपि हितम भवेत् श्रेयः। श्रेय हमारा कैसा हो गया, कॉमन एक हो गया शब्द कि सत्य का वचन श्रेय होता है यानी श्रेष्ठ होता है, लेकिन सत्य से भी श्रेय हितम भवेत्, हित तो, लेकिन हित अगर लोगों का हित है तो वो तो सत्य से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। सत्य तो श्रेष्ठ होता ही, लेकिन सत्य से भी हित क्या होता है, हित यानी कल्याण, लोगों का लाभ, लोगों की किसकी बात हो, कल्याण की जिसमें भावना हो, वो श्रेय होता है। यद भूत हितम अत्यंतम, यहां से मां हलंत कीजिए, यत यानी जो, भूत यानी प्राणियों के, हित में, हित को क्या होता है, हित में अत्यंतम, अत्यंतम कहते हैं अत्यधिक, कैसा हो, अत्यंतम, जो प्राणियों के अत्यंत हित में होता है, इसको अलग कीजिए तो ये हो जाएगा एतत्, यही सत्यम, एतत् सत्यम, ये ही सत्य होता है, मम मतम, मेरा ऐसा मत है। अब ये मेरा मत कहाँ से, ये शास्त्रों की बात की गई है। यहाँ पर ये जो श्लोक है, सूक्ति है, वो नारद जी द्वारा की गई है, तो इसीलिए जो मम शब्द है वो मेरा का अर्थ बता रहा है, मेरे मत के अनुसार, मेरे मत के अनुसार, मेरे विचार में सत्य का वचन श्रेयकर होता है, लेकिन सत्य से भी हित ज़्यादा श्रेयकर होता है, ज़्यादा बड़ा होता है कि जो किसके, भूत हितम अत्यंतम, जो लोगों के कल्याण के लिए, अत्यंत कल्याण के लिए हितकारी हो, तत् सत्यम, वही सत्य है, ऐसा मेरा मत है, मम मतम। ठीक है, तो यहाँ पर हम आशय कहेंगे कि पुलोमजा की जो दादी है उसे समझाती हुई कहती हैं कि यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ सकते हैं आप कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, ये चीज़ और आप लिख सकते हैं क्योंकि ये शास्त्र वचन है, तो आप इस चीज़ को और लिख सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, ठीक है, कहती हैं कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि वह सत्य श्रेष्ठ होता है, कि वह सत्य श्रेष्ठ होता है जिससे लोगों का भला हो। वास्तविकता तो यह है कि वही सत्य जिसमें लोगों का कल्याण हो। अब ये तो आशय हो गया, इसको अगर आप इसी के हिसाब से सरलार्थ लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अब ये तो आप यहीं से लिख देंगे कि पुलोमजा की दादी उसे समझाती हुई कहती हैं कि, ठीक है, कि हमारे, लिखते जाइएगा साथ में, शास्त्रों में वर्णित है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि सत्य का वचन क्या होता है, श्रेष्ठ होता है।
सत्य का वचन कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है। ठीक है, लेकिन सत्य से भी हित कैसा होता है? सत्य से भी, या ये भी हो सकता है कि सत्य से भी हित हो, वो और अधिक श्रेष्ठ होता है। लेकिन कहते हैं सत्य से भी हित क्या होता है? हित यानी लोगों का कल्याण। आप हित को इधर लिख सकते हैं कि जन कल्याण, या आप लिख सकते हैं प्राणियों का कल्याण, प्राणियों का हित या कल्याण, हित या कल्याण, यानी सत्य से भी हित, यानी जो प्राणियों का हित या कल्याण है वह और अधिक श्रेष्ठ होता है, और अधिक श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ होता है, क्योंकि आप भावार्थ लिख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं उसको, क्योंकि जो यथभूत हितम अत्यंतम, जो प्राणियों के अत्यंत हित में हो, या अत्यंत जो प्राणियों का अत्यंत हितकारी हो या कल्याणकारी हो, वह ही मेरे विचार में सत्य है। और ये जो मेरे जो शब्द है वो किसके लिए आया है? नारद जी के लिए आया है। ठीक है, उनके ये वचन है। तो इस प्रकार से और भी आप ये लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप देखिए, जब हमने आपको श्लोक का अर्थ बता दिया है तो उसका आशय आपको अपनी मातृभाषा में करना है। हमने बता दिया है कि किस प्रकार से आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न हो जाता है पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं। अधोलिखितानाम शब्दानाम पद परिचयम लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों का पद परिचय लिखिए कि ये जो शब्द हैं वो कहाँ से बने हैं। पद का परिचय बताइए। पद केवल एक शब्द ही नहीं होता है कि राम श्याम नाम किसी का नाम हो, उसमें विभक्ति लग जाए वही पद बनता है। क्रियाएं भी पद बनती हैं, क्योंकि हमारा सूत्र क्या कहता है? सुबंतम तिगंतम पदम, यानी सुबंत और तिगंत प्रत्यय जिनमें लगे होते हैं, सुप और तिंग प्रत्यय जिनमें लगे होते हैं, वो हमारे पद कहलाते हैं। अब देखिए तो आनीय, अब धातु लिखी हुई है हमारे सामने, आनीय। अब पद का परिचय बताइए कि कहाँ से ये आनीय जो पद बना है कहाँ से बना। तो आप कहेंगे नी धातु में आ उपसर्ग के बाद ल्यप प्रत्यय लग जाने से आनीय बन जाता है। असंतुष्ट कहाँ से बनता है? टह तह दिखे, समझ जाएगा कहाँ की बात है, एक तो प्रत्यय की बात है। तो अब अ जो आया है वो कहाँ से आया? बोले संतुष्ट में अ लग जाए तो उल्टा अर्थ निकल आता है। तो विपरीतार्थक लगाने वाला अ कहाँ से आता है? नए तत्पुरुष समास से आता है। तो सम, और जो सम है वो उपसर्ग होता है। तो मूल धातु क्या है? तुष। तो नए तत्पुरुष समास में सम उपसर्ग लग जाने से तुष धातु के बाद में जब उसमें एक तो प्रत्यय लगता है तो हो जाता है संतुष्ट। श के मेल में जो ता होता है वो टा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ता बनना था, लेकिन ये श अंत में था, इसीलिए ता का टा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया असंतुष्ट। लेकिन जब इसको पुल्लिंग में बनाया गया तो असंतुष्ट हो गया असंतुष्ट। स्त्रीलिंग बनाते तो हो जाता असंतुष्टा, आकारांत हो जाता। नपुंसक लिंग बनाते तो हो जाता असंतुष्टम। ठीक है, तो पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हो गया असंतुष्ट। वारित्वा कहाँ से? व्री, मूल धातु में अणिच हो गया। तो देखिए व्री का वर में पहले परिवर्तन होता है, री अर में परिवर्तित होकर व्री का हो जाता है वर, और अणिच से हो गया वार, और वार में त्वा लग गया तो हो गया वारित्वा। ठीक है, लिखा है प्रतारितवान, प्र उपसर्ग में त्रि का तर हुआ। तार कैसे बना भाई? त्रि का तो तर बन गया। जो री है, री का ये जो री है, री का अर में परिवर्तन हो गया भाई। ता में लगी हुई री को हमने अलग किया। ठीक है, ये री
री का परिवर्तन हुआ अर में, इसमें जुड़ गया तो ये हो गया त और रा हो गया आधा, ये हो गया तर, तो प्रतर बन गया। लेकिन णिच लग गया तो हो गया प्रतार। ठीक है, एक तवतु से प्रतारित वान। अब प्रतारित वत होता है क्योंकि तवत जुड़ता है एक तवतु का, एक तवतु जो प्रत्यय होता है उसका केवल हमारा तवत शेष जुड़ता है, का और उ की मात्रा का लोप हो जाता है। तो भाई प्रतारित वत हो गया, प्रतारित वत हो गया। अब इसके बाद में फिर इसमें क्या जोड़ा गया, बोले इसको पुल्लिंग बनाना था तो वान जो शब्द आया है वो पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन से आया है, क्योंकि प्रतारित वत जो शब्द होता है नपुंसक लिंग होता है, उसका जब रूप बनाते हैं पुल्लिंग में तो वान वंत वंतः भवत जैसे रूप बन जाते हैं उसके। ठीक है, तो प्रतारित वान हमारा जब एक तवतु प्रत्यय का पुल्लिंग रूप बनाया गया तब प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप वान बन गया। द्विवचन होता तो वंतौ लिख जाता, प्रतारित वंतौ हो जाता, और बहुत सा बहुवचन होता तो प्रतारित वंतः बन जाता। ठीक है, सम्यक कहाँ से होता है, अंज मूल धातु में सम उपसर्ग में कोई प्रत्यय लगने से सम्यक बनता है। आसीत कहाँ से बनता है, अस धातु, अस धातु त आगे ता अंत में हलंत दिखाई दे रहा है, आधा ता हलंत कहाँ बनता है हमारा, कहेंगे लंग लकार में, लंग लकार में, क्योंकि एत में भी बनता है भाई। ता हलंत आपको विधिलिंग लकार में भी दिखता है, लेकिन उसमें ये होता है कि ता हलंत के पहले एक ही मात्रा का आगमन होता है तो एत दिखता, एत तो दिख नहीं रहा, आसीत है यहाँ पे, तो अस धातु है, ता हमारा लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन से, अस में जो लंग लकार का आ जोड़ा तो ये हो गया आ, और अंत में ता हो गया, ई का आगमन हो गया तो आसीत बन गया, लंग लकार प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रथम पुरुष, क्योंकि प्रथमा विभक्ति नहीं लगती है, धातुओं में प्रथम पुरुष लिखा जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रथम पुरुष और एक वचन की बात हो रही है। ठीक है, प्रसन्ना, प्रसन्न जो शब्द है प्रसन्न बनता कब है, सद मूल धातु में प्रउपसर्ग में इक्त प्रत्यय लग जाने से प्रसन्न बनता है। दा और ता जो होते हैं ये ना में परिवर्तन हो जाते हैं, तो ये हो जाता है प्रसन्न, ये भी नाम है ये भी नाम है, तो दोनों क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न शब्द अकारांत हो गया, प्रसन्न जो शब्द है वो कैसा हो गया, अकारांत। अब ये लिखा है प्रसन्नाः, तो अकारांत शब्द बहुवचन में तो क्या बनेगा, प्रसन्न है, प्रसन्न प्रसन्नाः, तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप हो गया ये। ठीक है, अब देखिए श्रेयः, श्रेयस शब्द में प्रथमा विभक्ति में एक वचन में सकारांत शब्द है, प्रथमा के एक वचन में श्रेयः बन जाता है, ये जो स होता है वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब लिखा है परिष्करणम, क्या लिखा हुआ है, परिष्करणम, कहाँ से बना, परि उपसर्ग दिख रहा है, परि भाई मूल अपने केवल 22 ही उपसर्ग होते, जाते तो होते नहीं है। कर जो है वो क्री से आया है, परि क्र और ल्युट लकार में बनाने से हमारा रूप बनता है परिष्करणम, नपुंसक लिंग अवस्था का रूप बनाया है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। प्रथमतः, तह कहाँ से आता है, तसल प्रत्यय का शेष बचता है। ठीक है, तो ये प्रथम से प्रथमतः, तसल प्रत्यय से किसी भी शब्द के अंत में तह दिखाई दे, पुष्करिणी तह, तो बता दीजिएगा कि ये कहाँ से आया है, हमारा तसल प्रत्यय से तह बना हुआ है। अब अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानानि पूर्यत, जो कि देखिए पूरे आय कहाँ से हैं, आपके पाठ में से कि पुष्करिणीम नाना वृक्षा सन्ति, पुष्करिणीम यानी जो पुष्करिणी है, नाना वृक्ष हैं, कह रहे हैं विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, तो कहाँ हैं, कहेंगे चारों तरफ, तो हम लिख देंगे परितः, पुष्करिणीम परितः नाना वृक्षाः सन्ति, पुष्करिणी के चारों ओर विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। किन प्रकारेण बोधितव्या, किस प्रकार से बोधितव्या यानी समझाया जाना चाहिए या समझाया जाए, तो किनको समझाया जाए, लोगों को, तो कहेंगे जनाः। अब लिखा हुआ प्रदूषित जलम, प्रदूषितम जलम रुग्णा जनाः अपि रुग्णा भवन्ति, प्रदूषित जल को क्या करके लोग भी बीमार हो रहे हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं, क्या करके, बोले पी करके, प्रदूषित जल को देख करके तो नहीं हो सकते हैं, स्नान करके तो नहीं हो सकते हैं, पी करके तो हो सकते हैं। हाँ, गंदे पानी में स्नान करोगे तो हो सकती है भाई त्वचा के रोग हो सकते हैं, लेकिन पी करके ज्यादा बीमार हो जाते हैं। जले अस्मिन अस्ति, इस जल में है कौन, महान मत्स्य, बड़ी मछली,
स्वप्रभाते, कल प्रभात में आकर के, कृत्वा करके, जल निष्कासयति, जल को निकाल दो। क्या करके बताइए? कल प्रभात, स्व का अर्थ क्या होता है? कल, आने वाला कल, टुमारो। प्रभाते यानी सुबह, कल अगले दिन यानी कल सुबह करके जल को निकाल दो। तो ऐसा क्या करके? तो कहेंगे बंध को छेद करके, यानी बंध जो है वो किनारी को तोड़ करके। ठीक है, तो कहेंगे स्वप्रभाते बंध छेदम कृत्वा जलम निष्कासयत। अब चलते हैं संधि विच्छेद देख लेते हैं। लिखा है तत्रैव। तत्र शब्द में ऐ की मात्रा है, ध्यान कीजिए। संधि करना तो आसान होता है कि अ और ए के मेल से ऐ की मात्रा बनती है। तो भाई ये जो त्रय जो लिखा हुआ था हमारे सामने, तत्रैव, तो हमने देखा कि ऐ की मात्रा जो होती है वो हमारी कहाँ से आती है? वृद्धि संधि से आती है। अब इस त्र में से हमने ऐ को अलग निकाला और इसको इस प्रकार से लिखा रहने दिया, वा को अलग लिख दिया। बस इसमें से किसको हमने? ऐ को निकाल लिया। अब जो ऐ की मात्रा होती है वो बनती किससे है? अ और ए से। पहले हम दोनों को ह्रस्व ही रखते हैं, बाद में हम इनको अपना दीर्घ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे आ और ए में ही निकल सकते, बड़ा आ और ऐ भी हो सकता है। तो पहले हमें दोनों को बराबर बराबर हिस्सा देंगे। अ इसको दे देंगे तो ये तत्र पूरा हो जाएगा, तो कहेंगे हाँ ठीक बात है, तत्र का अर्थ वहाँ होता है। और एव यहाँ दे देंगे तो ये एव हो जाएगा, एव का अर्थ ही होता है। बोले बिल्कुल ठीक बात है, दोनों अव्यय हमें मिल गए। और अगर अ और ई लगाने से ना हमारा सही होता, नहीं हमें सही पद मिलते, तो हम फिर क्या करते? हम दूसरे बड़े आ को भी लगाकर देखते, यहाँ भी ऐ को लगा करके देखते। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से तत्र और एव में हमारा क्या हो जाता है? विच्छेद, यानी वहाँ ही। अब आगे क्या लिखा है? सो अपि। ध्यान कीजिए, उत्व संधि को पहचानने का नियम बता रहे हैं कि ओ की मात्रा दिखे, उसके बाद में क्या दिखे आपको? अवग्रह का चिन्ह दिखे। ठीक है, या फिर तीसरा चौथा पांचवा अक्षर दिखे। किन कहाँ का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर? बोले कचट तब का, वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग ता का, ता वर्ग का, पा वर्ग का। इन 5 वर्गों के अगर तीसरे चौथे पांचवे अक्षर, तीसरे कौन से होते? ग, घ, इंगा, ज, झ, ञ, ट ठ को छोड़ दो तो ड, ढ, ण और द, ध, न और ब, भ, म और भी हैं य, र, ल, व, ह। ये दिख जाते हैं ओ की मात्रा के बाद में। और पहले वाला जो शब्द है वो कैसा हो? बोले उसको पहले विसर्ग बना के देखो। अगर वो अकारांत हो रहा है तो, अकारांत हो रहा है तो समझ जाना कि ये जो ओ की मात्रा है वो विसर्ग से आई है। किससे आई है? विसर्ग से। तो कहेंगे इनको तो जैसा का तैसा लिखा रहने देंगे, इन व्यंजन वर्गों को तो कुछ ना करें। लेकिन अगर अवग्रह दिख रहा है तो उसको आ में जरूर परिवर्तित कर दीजिएगा। तो जैसे यहाँ हमने कहा, लिखा हुआ है बालको अत्र। अगर इस प्रकार का हमारे सामने कोई शब्द आ जाता है, बालको अत्र लिखा हुआ है, तो ओ की मात्रा को हम यहाँ देखेंगे कि का को अगर ओ की को हटा दिया जाए तो बालक अकारांत मिल रहा है। बोले मिल रहा है, तो ये इसको आ बना के अत्र लिख दीजिए और बालक को लिख दीजिए बालकः, और हमारा ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर बन जाएगा। अब ऐसे ही हमारा बालको गच्छति लिखा हुआ है, बालको गच्छति। ठीक है, तो यहाँ हम समझ जाएंगे कि ओ की मात्रा के बाद में ये तीसरा अक्षर है। तो ये क्योंकि ओ की मात्रा, बालक शब्द में ओ की मात्रा किसी विभक्ति से नहीं आती है। ओ की मात्रा अगर आती है केवल अकेली ओ की, ओ के बाद विसर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, ओ के बाद केवल हम आपको बता रहे हैं साधारण ओ की मात्रा। या तो बीच में वो ओ की मात्रा गुण संधि से आ और ऊ के मेल से आता है, या फिर हमारी उत्व संधि से आती है। 2 ही संधियों से आती है, बाकी किसी से नहीं आती। तो ये हो जाएगा बालकः और ये हो जाएगा हमारा गच्छति, इस प्रकार से। ठीक है, कई जगह आपको लिखे दिखेगा, जैसे लिखा है देखिए प्रथमः भागः, भ हमारा कौन सा है? पा वर्ग का, पा, फ, ब, भ चौथा अक्षर है। चौथा अक्षर है तो प्रथम शब्द हमारा हो गया प्रथमः। ठीक है ना? तो ऐसे हमें हर जगह नियम दिख जाते हैं, आराम से हम उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ जाए तो। अब यहाँ देखिए ओ की मात्रा आ गई, तो आप कहेंगे हमें तो ये द दिख रहा है, द धार दिख रहा है ना, द धार। अगर ओ की मात्रा को, लेकिन
भाई शब्द वही तो बात है कि दोनों का अर्थ भी तो सही होना चाहिए। सह अपि, हमने जब ओ की मात्रा को विसर्ग में बदला और उसको आ में बदला तो दोनों पद भी तो सही निकले कि वह भी, सह का अर्थ हुआ वह और अपि का अर्थ हुआ भी, सही निकला है। अब अगर यहाँ पर भी हम वही नियम लगाएं और इसको कह दे पंकह, तो कहेंगे पंकह तो ठीक हो गया क्योंकि अकारांत शब्द बालक जैसा बालकह बन गया, लेकिन लास्ट का क्या बचा, अंतिम बचा दधार। अब अकेले दधार का अर्थ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अर्थात ये ओ की मात्रा विसर्ग से नहीं आई है तो किससे आ सकती है, बोले ओ की मात्रा और एक जगह आती है किससे, गुण संधि से, अ और उ के मेल से। तो यहाँ हम इससे भी तोड़ के देख लेते हैं, इसको हम लिखे देते हैं पंकोधार। ठीक है, तो यहाँ से का को निकाल लेते हैं, का में से ओ को ही निकाल लेते हैं, बाकी और इससे क्या करना, हमें कुछ नहीं करना। हमने ओ की मात्रा को अलग निकाल लिया और धार अलग लिख दिया। अब ओ को जरा हम तोड़ लेते हैं अ और उ में, पहले हम ह्रस्व में ही तोड़ते हैं, नहीं काम बनता है तो इन्हें बड़े बना लेते हैं। छोटे आ की जगह बड़ा आ भी कर सकते हैं, बड़ा उ भी कर सकते हैं, लेकिन अ और उ होना चाहिए। तो पंक को आ दे देते हैं, बोले इसको जैसे ही आ दिया ये हो गया पूरा, यानी पंक का अर्थ हुआ कीचड़, मुझे सही बन गया। और इसको दधार को अगर उ दे दिया तो ये हो गया उद्धार, बोली ये भी ठीक हो गया, पंक उद्धार दोनों सही शब्द मिल गए। पद मिले, वही विच्छेद के बाद में जो पद मिले उनके सही अर्थ भी निकलने चाहिए ना, ऐसा। यथेच्छम, अब एक ही मात्रा जो आती है वो कहाँ आती है, ये भी गुण संधि में आती है। गुण संधि का कौन सा, बोले अ और ई के मेल से एक ही मात्रा बनती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है यथेच्छम, तो उसमें से हम ले लेंगे अपने था को अलग। था को अलग लिया तो था में से हमने सबसे पहले उसके स्वर को बाद में बाहर निकाला, तो यथ को अलग छोड़ दिया, हमने यथ को अलग छोड़ दिया, ए को निकाल लिया, कहेंगे आपसे मतलब है बाकी इससे नहीं है। छम को भी अलग कर दिया। अब ए को तोड़ लेते हैं, अ और ई, तो पहले इसको आ देते हैं तो ये हो जाएगा यथ, तो कहेंगे यथ से काम नहीं बन रहा है, इसको बड़ा आ करके देखते हैं तो ये हो गया यथा यानी जैसे। ठीक, अब इसको ई दे देते हैं तो ये हो गया इक्षम, बोले ठीक है, इस धातु का हमारा भाई इक्षम भी बन गया, दोनों ठीक बन गए। तो हमारा ये आ और ई में टूटा तो ये यथा और इक्षम शब्द बन गया। अब लिखा है तदरात्रौ, अब ये जो तदरात्रौ लिखा हुआ है तो हमने कहा ये क्या लिखा है, तद्रात्रौ। ठीक है, दा जो आता है वो हमेशा कहाँ किसके बदले आता है, किसके परिवर्तन से, ता के परिवर्तन से आता है, सो ऐसा हमें याद रख लेना है। अब जब हमने इसको द्रा को तोड़ा, द्रा को तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो द र और अ इनमें बना हुआ है। ठीक है, और त्रऊ को अलग रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, दा को ता में बदल देंगे और ता में मिलाएंगे तो ये हो जाएगा तत यानी वह, बोले ठीक है। र और आ को मिलाओ तो हो गया रा, और त्रऊ मिला दो तो कहते ठीक है, रात्रि का सप्तमी विभक्ति रात्रौ हो जाता है, तो तत् रात्रौ शब्द से मिलकर हमारा ये तद्रात्रौ बनेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपने अगला प्रश्न है हमारा समास विग्रहम, समास नाम लिखत। आपको समास विग्रह करके समास के नाम भी लिखने हैं। समास हमने करवाए हैं, अनुवाद में तो करवाते ही गए हैं, अभी भी बता देते हैं कि देखिए संक्षिप्त करना होता है समास। जैसे हम बार बार कहते हैं, हमने कहा राजपुत्र, क्या लिख दिया हमने, राजपुत्र। ठीक है, अब हमें देखिए एक शब्द था हमारे सामने कि राजा का पुत्र। अब इसमें हमें 3 शब्द लिखने पड़े। राजा का पुत्र, 3 पद हैं कि नहीं है, 3 शब्द हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसे हमारे पास क्या हो कि शब्दों की सीमा हो कि नहीं, हमें कितने अब इसमें वर्ण हो रहे हैं, ध्यान कीजिएगा। रा यानी 2 वर्ण, रा में आ भी मिला है, फिर जा तो जा में भी आ मिला है, क में भी आ मिला हुआ है, फिर पा में भी ऊ मिला हुआ है, फिर त भी है, फिर र भी है और फिर आ भी है। इतने सारे वर्णों के मिलकर यानी 3 शब्दों के मिलाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण बनाने पड़े। अब लेकिन अगर हमारे पास शब्दों का क्या हो, सीमा बनाई गई हो कि नहीं हमें कम शब्दों में ही उस बात को कहना है, तो उसके लिए होता है संक्षेप। संक्षेप यानी छोटा कर देना, छोटा कर देना ही समास कहलाता है।
छोटा कर देना ही समास कहलाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बोले ये जो कारक चिन्ह है, कारक के चिन्ह होते हैं ना, ने, को, के लिए, ये कारक के जो चिन्ह हैं उनको हम हटा देते हैं। उनको हटा दें तो क्या हो जाएगा, बोले राजा का मूल शब्द हम राज ले लेंगे और यहाँ से पुत्र ले लेंगे, राजपुत्र लिख देंगे, तो ये संक्षेपीकरण हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इसी को कह देते हैं समास। समास करना हो गया, संक्षिप्त करना हो गया, यानी जो इस मूल शब्द में जो विभक्ति लगी थी उसको हटा दिया, पीछे वाले शब्द में जोड़ दिया, और वो हमारा क्या हो गया, समास हो गया। अब लेकिन अगर इसी को फिर से विग्रह यानी बड़ा करना हो, यानी जिन विभक्तियों का लोप किया गया हो उनको फिर से लगा देना हो, तो हम क्या करेंगे, राजपुत्र अगर हमारे सामने लिखा है तो इसका अर्थ हम बताएंगे कि इसका अर्थ हो क्या रहा है। राजपुत्र का मतलब क्या होता है, पहले अर्थ निकालिए। राजपुत्र का मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र। जैसे ही हमने कहा ये राजा का पुत्र, तो बस उन शब्दों को अलग करके ही तो लिख देना समास विग्रह हो गया। बस ये हो क्या होता है समास, और ये होता है समास का विग्रह, राजा का पुत्र। यानी जो संक्षिप्त हमने किया था उसको हमने अलग अलग कर दिया, विग्रह कर दिया उनका, ठीक है, तोड़ दिया उनको। तो यही चीज यहाँ पे करनी है, समझ रहे हैं आप, कि हमने कहा तट संलग्ना, तो अब यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है कि किनारे से सटे हुए, किनारे से लगे हुए। अलग होने का तो अर्थ नहीं निकल रहा है ना, तट में लगे होने का अर्थ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कहेंगे से हमें दो जगह मिलता है कि एक तो तृतीया में, एक पंचमी में, लेकिन हम कहेंगे पंचमी का नहीं लगाएंगे, या तो अलग होने के लिए लगाया जाता है पंचमी, या फिर किसी का प्रादुर्भाव हो रहा होता है, या फिर किसी की उत्पत्ति हो रही हो तब पंचमी लगाते हैं, तुलना हो रही हो तो पंचमी लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम नहीं लगाएंगे। समानता किसी की बतानी हो, साथ में का अर्थ बताना हो, तो यहाँ पे सहार्थी तृतीया वाला हम सूत्र याद रखेंगे, तो उस तट में हम लगा देंगे तृतीया, यानी तट हो जाएगा तटेन तृतीया में, जिसका अर्थ हो जाएगा तटेन, यानी तट से संलग्न यानी लगे हुए। ठीक है, अब जैसे कि हम हिंदी में आपको समझाएं कि लिखा है तट संलग्ना है, जिसका अर्थ हम क्या बनाएंगे कि तट से संलग्न या लगे हुए। ठीक है, तट से संलग्न, तो तट में हमें से लगाना है, क्योंकि संलग्न शब्द तो हमारा संलग्ना पहले से बना हुआ है, तो तट में जो से लगेगा वो तृतीया से लगा देंगे हम। तो तृतीया विभक्ति में अकारांत शब्द कैसा बनता है, बोले जैसे बालक बनता है बालकिन, फल बनता है फलिन, तो तट बन जाएगा हमारा तटीन, तटीन संलग्ना। अब क्योंकि हमने तट में तृतीया का प्रयोग किया, इसीलिए ये हो गई हमारी तृतीया तत्पुरुष समास। समझ गए? ऐसे ही अब यहाँ पे कहा असंतुष्ट। अब एक समास हमारा ऐसा होता है कि हमने कहा न सत्य, ठीक है, एक जगह हमने कहा न शिक्षा, ठीक है, फिर हमने कहा न विद्या, ठीक है, फिर हमने कहा न अपना कुछ भी ले सकते हैं इसमें शब्द हमारा न धन, ना धन तो फिर निर्धन हो जाता है, उसका ना करके न विद्या हो गया, न शिक्षा हो गया, और न सुख भी लिख सकते हैं अपन, न सुखम, ठीक है, न सुख। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो न है नकारांत है, ठीक है, न जो है, अब हाँ न प्रसन्न भी लिख सकते हैं अपन, और भाई शब्द हैं बहुत सारे आते हैं। अब यहाँ पे ये जो न लिख रहे हैं, इसको हटा करके एक अ उपसर्ग अगर जोड़ दिया जाए तो ये इसका विपरीतार्थक अर्थ बता देता है, या इसका तो समानार्थक होता है, और अगर कहा जाए कि अगर ये हमारा मूल शब्द है सत्य, उसको अगर विपरीत बनाना है तो अ लगा दीजिए, तो ये इसका विपरीतार्थक बन जाता है। अर्थात इस ना को हटा करके अगर आ इसमें जोड़ दिया जाए तो ये ही क्या हो जाता है, ना का अर्थ उसमें जोड़ देता है। तो ना सत्य, ना शिक्षा, ना विद्या ना करके हम कह देते हैं असत्य, अशिक्षा, अविद्या, असुख, अप्रसन्न। ठीक है, और ये जो ना के स्थान पे आ आया है, ये किस समास का रूप होता है, नए तत्पुरुष समास का हमारा उदाहरण होता है। तो यहाँ पर भी हुआ संतुष्ट, संतुष्ट में आ लग गया, हो गया असंतुष्ट। संतुष्ट यानी जो संतोषित हो गया हो, जिसको संतोष हो गया हो।
उसमें आ लगा दिया, विपरीतार्थक बन गया, तो ये कौन सा हो गया, इसका मूल शब्द हम विग्रह करेंगे। अच्छा विग्रह, ये तो समास करते समय तो आ बना दिया, तो एक पद बना दिया था, दो पद थे एक पद बना दिया था, लेकिन इनको फिर से विग्रह करके अलग अलग पद करने हैं, तो आ को हमें ना में बदलना पड़ेगा और संतुष्ट लिखना पड़ेगा, और ना ही तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मिथ्यावादी यानी मिथ्या बोलने वाला, यहाँ हमारा उपपद समास हो रहा है, तो इसको हमें अलग करना पड़ेगा। बोले कैसा बोलने वाला, कहेंगे मिथ्या वदति इति, जो मिथ्या को बोलता है उसको मिथ्यावादी कहते हैं। भाई मिथ्यावादी का मतलब क्या हुआ, झूठ बोलने वाला, है ना, या जो झूठ बोलता है, या फिर हम कहें कि जो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। ठीक है, अब यहाँ का झूठ बोलता है, तो झूठ को क्या कहते हैं, मिथ्या, मिथ्या, और बोलता है को क्या कहते हैं, वदति। मिथ्या वदति इति, जो मिथ्या बोलता है उसी को मिथ्यावादी कहते हैं। ये हमारा उपपद समास हो गया। ठीक है, चलिए अब देते हैं कंपित कंठेन, यानी कांपते हुई कंठ से। अब यहाँ कंठ यानी स्वर यानी आवाज की बात हो रही है, तो यहाँ देखिए कह रहे हैं कंठ के द्वारा, ये क्या लिख दिया हमने, कंठ, कंठ से या कंठ के द्वारा। अब कंठ के द्वारा, अब इसका अर्थ निकल रहा है आवाज से, आवाज से या स्वर से, यानी कंठ से क्या निकलती है, या तो आवाज निकलती है या उसी को हम स्वर भी कहते हैं, स्वर से। तो ये जो कंप जो शब्द है वो क्या कर रहा है, कांपने को बता रहा है कि कंपित कंठ से, कांपती हुई आवाज से, कांपते हुए स्वर से। तो कांपना क्या हो रहा है, उस आवाज की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि कैसी आवाज से बोला वो, बोले कांपती हुई आवाज से बोला। तो जहां पर, अब यहां पर क्या अर्थ निकल रहा था कि कांपती हुई आवाज या स्वर से, कांपते हुए स्वर से। तो यहाँ पे इतने बड़े सारे शब्द को समास करके क्या कह दिया था, कंपित कंठ, कंपित कंठ। ठीक है, कंपित कंठ कह दिया था, तो जिससे समझ में आ रहा था, और से का अर्थ बताने के लिए एन लगा दिया था, तो हम हिंदी में लगा देते कंपित कंठ से। तो हमें ये बताना है कि कंठ में अगर से लगा है तृतीया का, तो कंपित शब्द उसकी विशेषता बता रहा है, और जो विशेषता बताता है, तो जो मूल शब्द की विभक्ति होती है, जैसे कंठ में से का बताने के लिए कंठेन बना दिया, तो इसके विशेषण में भी हमें वही विभक्ति लगानी होगी। तो ये हो जाएगा कंपितेन और कंठेन। ठीक है, हर दोनों में हमें से का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी एक शब्द की दूसरी शब्द विशेषता बता रहा है, तो उस मूल शब्द की जो विभक्ति है वही उसके विशेषण में लगा दीजिए और आपका समास विग्रह हो जाएगा, यानी दोनों पदों को दोनों विभक्तियां देके लिख देंगे आप। क्योंकि यहाँ पे कंपित शब्द की विभक्ति का लोप कर दिया गया था। विशेषण विशेष्य कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने लिखा कि सफेद घोड़ा, तो हमने कहा श्वेत, और अश्व को क्या कहते हैं, घोड़े को क्या कहते हैं, अश्व। तो अश्व में अगर हमने प्रथमा विभक्ति लगाई और हमने कह दिया अश्वः, तो श्वेत को भी बनाना पड़ेगा श्वेतः, ध्यान कीजिए। लेकिन अगर इसको सामासिक पद बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस विशेषण की विभक्ति का लोप करके इसमें सीधा सीधा जोड़ देंगे, और ये बन जाएगा श्वेत और अश्व। अब लेकिन यहाँ पर एक और समस्या आती है, क्या आती है कि ये ता में आ छुपा हुआ है और इसमें भी आ छुपा हुआ है, तो यहाँ समास के साथ साथ हमें विभक्ति के लोप के साथ साथ में हमें यहाँ पे संधि भी करनी पड़ती है। तो आ और आ का मेल होके बड़ा आ बन जाता है, और बड़े आ की मात्रा इसी में लग जाएगी, तो ये हो जाएगा श्वेताश्वः, श्वेताश्वः। ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ हमने श्वेतः अश्वः यानी एक पद की विभक्ति का लोप करके दूसरे में उसको जोड़ दिया, लेकिन अगर हम विग्रह करेंगे तो हम यहाँ से श्वेत को अलग कर देंगे और अश्व को अलग कर देंगे। लेकिन अश्व में जो विभक्ति है, चाहे वो यहाँ पे अश्वेन हो तो श्वेतेन अश्वेन हो जाएगा, अगर यहाँ पे अश्वस्य हो तो श्वेतस्य अश्वस्य हो जाएगा, श्वेताय अश्वाय हो तो यहाँ श्वेताय हो जाएगा।
ठीक है, तो जो अश्व की विभक्ति होगी वही हमें श्वेत को दे करके लिखनी होगी। तो इस प्रकार से जब एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है तो विशेषण में वही विभक्ति लगाई जाती है। तो यहाँ पे हमें कंठ की विशेषता आ रही है कि कैसी आवाज से, कैसे स्वर से, कैसे कंठ से, कहेंगे कंपित कंठ से, तो कंपित में भी हमें कौन सी तृतीया लगानी होगी। और इस प्रकार के विशेषण विशेष्य वाले जो हमारे समास होता है उसको कर्मधारय समास कहते हैं, जिसमें एक पद दूसरे की विशेषता बताता है, विशेषण विशेष्य का आगमन होता है। ऐसे ही लिखिए, लिखा हुआ है ग्राम्य जना नाम। अब ग्राम शब्द का, ग्राम शब्द गांव, ग्राम का अर्थ क्या होता है? गांव, और इसका स्वयं का ही विशेषण बनता है ग्राम्य। ग्राम से ही विशेषण बनता है ग्राम्य, यानी गांव का निवासी या गांव में रहने वाला, गांव से संबंधित। ग्राम में जीवन यानी गांव से संबंधित जीवन, गांव का जीवन। ठीक है, तो ग्राम्य शब्द में गांव में काकी के अर्थ पहले से ही छुपा हुआ है। लेकिन ग्राम्य का अर्थ केवल हम गांव का नहीं कह सकते हैं, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि गांव से संबंधित, ठीक है, या ग्रामीण, ये भी कह देते हैं, ग्रामीण भी कह देते हैं। ठीक है, तो यानी गांव से संबंधित हो गया। तो कैसे जनों की बात हो रही है? बोले ग्रामीण लोगों की बात हो रही है। तो जन शब्द में विभक्ति देखेंगे कि जन में क्या लगी है, तो जिसमें जन जैसे बालक बालकान बनता है, कहाँ? द्वितीया के बहुवचन में। तो यहाँ पे भी जो ग्राम्य शब्द होगा उसमें भी हम द्वितीया का बहुवचन लगा के क्या देंगे? ग्राम्यान जनान। ये भी हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है बंधच्छेदम, यानी बंध का छेदन, बंध को काटना। तो यहाँ पे बंध में भी क्योंकि काकी के अर्थ छुप गया था कि बंध को काटना, बंध का छेदन करना, तो काकी के हम बंध में लगा देंगे, कहेंगे बंधस्य छेदम, तो ये षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। अब लिखा हुआ है निर्मलम, यानी मल से रहित। अब इसके दो प्रकार से बन सकते हैं। अगर आप इसको अव्ययी भाव समास के हिसाब से बना रहे हैं तो इसमें निर उपसर्ग है और यहाँ पे मलम शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निर के हिसाब से मलम शब्द में तृतीया लगा करके मलिन, और निर का अर्थ होता है रहितम, ये भी बना सकते हैं। मलिन रहितम, यानी मल से जो रहित हो उसको निर्मल कहते हैं। और इसका बहुब्रीहि भी हो जाएगा कि निर्मल अगर शब्द निर्मलम जल के लिए विशेषण आ रहा था तो ये किसकी विशेषता आ रही थी? बोले जल की विशेषता आ रही थी कि निर्मलम जलम। तो इसका एक और बहुव्रीहि समास में भी बनता है कि निर्गतम मलम यस्मात् तत्, जिसमें से मल बाहर निकल गया हो, जिसमें से कोई भी गंदगी जिसमें नहीं रही गई हो, कि निर्गतम मलम यस्मात् तत्, जिससे मल बाहर निकल गया हो, उसको भी निर्मलम कहते हैं। तो इस प्रकार से दो तरह से इसके हमारे अर्थ बन जाते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से ये हो जाता है आपका पाठ पूरा। और ये सारे वीडियोस आपको YouTube के साथ साथ में YouTube की प्लेलिस्ट के साथ साथ में आपको हमारी वेबसाइट और ऐप पे आराम से मिल जाएंगे। आपको गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या आपको पढ़ना है। आपको अपने सिलेबस से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़नी है तो आप इंग्लिश मीडियम पे जाइए, क्लास 11th को क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लास के लिए भी केवल अकेले पाठ नहीं, बहुत सारी चीज़ें करवाई गई हैं। आपने 11th क्लास को क्लिक किया तो 11th क्लास के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं आपके सामने की लिस्ट पूरी, केवल अकेली संस्कृत नहीं, सब कुछ। यहाँ पे आपने भास्वती पे जाके क्लिक किया तो आपके सामने भास्वती के सारे वीडियोज़ आ गए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हर एक पार्ट से जुड़ी हुई सारी चीज़ों की लिस्ट दी हुई है। अब आप इसको जिसको क्लिक करेंगे वो आपके सामने हो जाएगा ओपन, और यहाँ पे आप इसको बढ़ा भी करके देख सकते हैं, नेक्स्ट पे जा सकते हैं, क्रॉस करेंगे तो फिर से अपनी वही लिस्ट पर आ जाएंगे। इस तरह से बहुत ढूंढना आसान है, क्योंकि कई बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि मैम इसके आगे पीछे की वीडियो हमें कहाँ मिलेंगे, तो वही बताने के लिए कह देते हैं कि जिससे कि पता हो जाए, क्योंकि हर दिन नए बच्चे भी जुड़ते हैं हमारे चैनल से। कई बच्चों को नहीं पता है, तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बार बार इसलिए दी जाती है कि इसका आपको पता चल जाए कि आपको ये वीडियो कहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है, इंस्टा पे ज्वाइन करना है, फेसबुक पे करना है, आप टेलीग्राम पे करना है, कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, सब चीज़ फ्री है। मैग्नेट ब्रेन पे पढ़ने के लिए आपको पैसे नहीं देने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना एकादश पाठ शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।